आप सबको मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। वैसे मेरा महाराष्ट्र में कई दिनों से दौरा चल रहा है और महाराष्ट्र में मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं 5 साल 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, मैं कमीशन में थे, राष्ट्रीय सचिव भी था पार्टी का, लेकिन कमीशन में काम किए। महाराष्ट्र में बहुत बार आए, लेकिन इस बार मेरा एक विशेष दायित्व है। इसके कारण मैं महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूं। आप सबको मालूम है, मेरे पास दो विशेष विभाग है, दो मंत्रालय को मैं देख रहा हूं। कैबिनेट मंत्री होने के नाते कैबिनेट का सामूहिक जिम्मेदारी होता है, फिर भी विशेष दो मंत्रालय को मैं देख रहा हूं। और जिस मंत्रालय से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है मेरा महाराष्ट्र का यात्रा, उसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं: मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। 6 समुदाय को एक साथ लेके चलने के लिए देश भर में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र लेकर के चल रहा हूं। उसी के कड़ी में महाराष्ट्र में मेरा काम चल रहा है। हमारा सरकार आने से पहले हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना के रख दिया था। उस समय उन्होंने रूल भी बनाया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। तो ये कितना गैर संवैधानिक है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का इक्वालिटी का जो मंत्र है, उसका भी विरोध है। हम सब बराबर है। और जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी का देखभाल करने के लिए ये मंत्रालय का गठन हुआ, उसमें बाकी जो 5 समुदाय हैं उनको दरकिनार किया गया है। इसका नुकसान सबको हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो मुसलमानों को हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के नजर से कांग्रेस ने स्थापित किया है। कोई भी समुदाय जब वोट बैंक बन जाता है, उसका बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी कहता है कि 15% मुस्लिम वोट तो अपने को मिलना ही है, इसलिए उसके बारे में कुछ करने का जरूरत नहीं है, बाकी को विभाजित करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके वोट हासिल करना है। ये कांग्रेस का नीति रहा है। तो मुस्लिम को वोट बैंक बना करके मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया और देश को भी नुकसान पहुंचाया है। उसको ठीक करने के लिए जब मुझे अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी दिया, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे लिए सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। भारत देश में सब बराबर नागरिक हैं और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। भारत देश में सबसे बड़ा बौद्ध समुदाय महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया दीक्षा भूमि में विजयदशमी के दिन, उसके बाद लाखों लोगों ने उसके साथ में बौद्ध धर्म का अपनाया है। तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संख्या है। मैं खुद एक बौद्ध हूँ। मैं हिमालय से आता हूँ, पूर्वोत्तर राज्य का हूँ और बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूँ और कई पोर्टफोलियोज हमने संभाले हैं। हमने कभी भी किसी को नज़रअंदाज नहीं किया। हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे समाज टूटे। इसलिए कांग्रेस ने जो
गलत नीति अपनाया है उसको सीधा करने के लिए हम आ रहे हैं। हमने ये निर्णय किया है कि महाराष्ट्र के अंदर में मुसलमान को भी साथ में लेकर के, लेकिन जो बाकी 5 जो समुदाय हैं, खास करके बौद्ध है, जैन है, सिख भी है महाराष्ट्र में, पारसी है और जैन। पारसी कम्युनिटी बहुत छोटा है, लेकिन हम वोट बैंक नजर से नहीं देखते हैं, इसलिए पारसी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी कार्यक्रम किया है। पारसी का जनसंख्या 52,000 है, 52,000। वो एक एमएलए भी जिताने का संख्या नहीं है। अगर हम वोट बैंक और पॉलिटिक्स सोचते तो हम ये काम नहीं करते। हमने जियो पारसी करके पारसी का जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक बड़ा मुहिम शुरू किया है। मुंबई में पारसी समुदाय के साथ बैठ करके हमने कार्यक्रम को लॉन्च भी किया है। बौद्ध को यहाँ बहुत ज़्यादा और हमको मदद करने का आवश्यकता है। जितना बौद्ध का जो गुफाएं हैं, मराठी में लेनी कहते हैं, बौद्ध लेनी, कितने गुफाएं हैं, कितने यहाँ बौद्ध विहार है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में कितने संस्थाएं बने हुए हैं, सबको हम हिसाब किताब करके आर्थिक सहायता देंगे। वहाँ बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए, ऑर्फेनेज सेंटर बनाने के लिए, वहाँ चिकित्सा के लिए अगर कोई क्लिनिक सेंटर देना है या ट्रेनिंग सेंटर, स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए, लाइब्रेरी, खेल धूल के लिए स्पोर्ट्स का फैसिलिटी, इस तरह का कई फैसिलिटी हम देने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैंने बात किया है और महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में हम संविधान भवन निर्माण करने का फैसला किया है। अभी हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है, कुछ पैसे दे चुके हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीच में थोड़ा सा रुकावट आ सकते हैं, लेकिन हर एक जिले में हम संविधान को लेकर के हम विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान इस देश में बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा योगदान हमारा देश का संविधान है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं, हमारा देश में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दुष्ट प्रचार करते हैं और हमारा देश में वो लोग, ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को कभी भी स्थान नहीं दिया, ऐसे लोगों ने दुष्प्रचार किया है। मैं मानता हूं कि संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। जो भी सरकार में बैठे हैं, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा हमारा गाइड, हमारा सोच विचार में ताकत देने वाला हमारा भारत का संविधान है। संविधान को रचना करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कुचलने का काम किया। आप सबको मालूम है, 42nd अमेंडमेंट के तहत कांग्रेस पार्टी ने संविधान का प्रीएम्बल को बदल डाला। 1975 में इमरजेंसी लागू करके संविधान के स्पिरिट को कुचल डाला, लोकतंत्र का हत्या किया। और कई ऐसे उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार को देश से भी ऊपर मानते हैं, वो पार्टी बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जब पहले बार इस देश का लॉ मंत्री बना, तब हमने देखा है वो ज्यादा दिन तक इस देश का कानून मंत्री के पद में नहीं रहा, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर को विश्वास नहीं किया है। जब देश को आजादी मिला, उसमें तो कोई चुनाव तो हुआ नहीं, सीधा सीधा गठन किया सरकार। तो जब कैबिनेट का सूची बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब का नाम को कैबिनेट की सूची में नहीं रखा। तब बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बहस हुआ और महात्मा गांधी जी ने कहा कि जवाहर, ये कैबिनेट तुम्हारा नहीं है,
चुनाव के बाद अगर तुम कैबिनेट बनाते हैं तो तुम्हारा कैबिनेट होगा। ये देश आजादी प्राप्त करने के बाद देश को संचालन करने के लिए और संविधान की रचना करके देश को नई दिशा में ले जाने का कैबिनेट है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बिना ये कैबिनेट अधूरा होगा। बाबा साहब को कैबिनेट में मजबूरी से सम्मिलित करना पड़ा। उसमें जनसंघ के फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हिंदू महासभा की ओर से वो भी इस देश का हमारे कैबिनेट मंत्री के रूप में उस समय सम्मिलित हुआ, इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जो त्याग पत्र में लिखा है कि पंडित नेहरू के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू ने उसको हर पल अपमान किया, उसको कोई जगह नहीं दिया, कोई भी कैबिनेट कमेटी में जगह नहीं दिया, बाबा साहब का कोई भी सुझाव को नहीं मानते थे। इस तरीके से और बहुत पॉइंट है, मैं लंबा नहीं कहूंगा अभी, लेकिन बाबा साहब को मजबूरन कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। फिर समाज को सेवा करने के लिए काम किया। वो लोकसभा में जहां भी चुनाव लड़के लोकसभा आना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको भागा भागा करके हराया है। जहां भी बाबा साहब चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरते थे, वही पंडित नेहरू और उसके पूरे टीम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए काम किया है। ये सब मालूम है, ये कोई 1000 साल का इतिहास नहीं है, ये अभी हमारे बहुत ही करीबी ये घटना है। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर को कुछ भी पहचान नहीं दिलाया। पंडित नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे करके खुद का सम्मानित किया। बाद में 1990 में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन से जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का अवार्ड दे करके नवाजा गया है। कांग्रेस पार्टी कितना नफरत करते थे बाबा साहब अंबेडकर को, ये सब जानते हैं। और वही जिन्होंने बाबा साहब को इंसल्ट किया, इस चुनाव के दौरान हमारे संविधान को लेकर के राब शराब बातें करके गुमराह करने का कोशिश किया। अब कांग्रेस का पोल खोल चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से प्रधानमंत्री के पद पे बैठ करके काम करना शुरू किया, संविधान का रक्षा करने के लिए काम उन्होंने किया है। और आप सबको मालूम है, पहला मोदी जी का निर्णय हुआ कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, संविधान यात्रा निकाल करके सबको संविधान का पाठ पढ़ाने का काम किया है। और फिर प्रधानमंत्री बनते ही हमेशा हमेशा के लिए संविधान का रक्षा करने के लिए संविधान दिवस घोषणा करके अब 10 बार हम मना चुके हैं। और इस साल 26 नवंबर को बहुत भव्य तरीके से संविधान दिवस मनाएंगे, क्योंकि इस बार संविधान का 75 वर्ष पूरा होगा। हम योजना बना रहे हैं और देश भर में गली गली, गांव गांव, घर घर संविधान का पूजा होना चाहिए, संविधान का उत्सव मनाया जाएगा। और जिन्होंने संविधान को कुचला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है, वो लोग संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं रखता है। यहाँ झूठ का प्रचार और गुमराह करके राजनीति खेलने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद उस समाज से आता हूँ जिस समाज से भीमराव अंबेडकर जी आए हैं। हम ST/SC कम्युनिटी के लोग अब किसी का कुछ कठपुतली बन करके हम काम नहीं करेंगे। मैंने अपने समाज के लोगों को कह दिया है कि बहुत बहुत सालों तक बेवकूफ़ बनाया है। हम किसी का वोट बैंक बन करके, बेवकूफ़ बन करके कांग्रेस को हम कोई जगह नहीं देना चाहते। अब इतने सालों बाद मुझे इस देश का जब कानून मंत्री बनाया, तो एक बाबा साहब अंबेडकर के बाद एक बहुत को इस देश का कानून मंत्री बनाया, तो कांग्रेस को इसका कोई ज्ञान नहीं है। कांग्रेस के लिए SC/ST OBC का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सिर्फ वोट ही मतलब रखता है। हमने कांग्रेस का दुष्प्रचार को साफ करने का काम कर रहे हैं और साथ साथ हमारे जो वंचित लोग हैं, हमारे जो निचले स्तर में जिसको दबा के रखा है हजारों साल तक, बाबा साहब अंबेडकर के कहने पर हम उभर के आए हैं और आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। कल नासिक में हमने बोधि वृक्ष जो श्रीलंका से लेके आया, उसका ओरिजिन बोध गया से है, हमारे देश का ही बोध गया से जो पेड़ ले करके श्रीलंका ले गए थे,
उसका एक हिस्सा को लेकर के नासिक में लगाया। उस बोधि वृक्ष को 1 साल पूरा होने पर कल उत्सव बनाया। 10 लाख लोग आए। मैं वहाँ पे कार्यक्रम में रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा और बुद्ध भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके हम संकल्प लेकर के आगे काम कर रहे हैं। यहाँ आज सुबह भी काफी लोगों से मेरा मिलना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चिन्ह जहाँ जहाँ है वहाँ भी हम कुछ ना कुछ विकसित करने के लिए योजना बना रहे हैं। जहाँ बाबा साहब जा कर के खाना खाया था उस घर में आज हम लोग गए, वहाँ एक लाइब्रेरी बनाएंगे, मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे। इसका सारा मैंने डॉक्टर करात जी को बोला है, सारा उसका प्रोजेक्ट तैयार करके मुझे देना। हम बहुत जल्दी उसका राशि, उसका सैंक्शन मेरे ही मंत्रालय से हम करके देंगे। और यहाँ दौलताबाद किला, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जिंदगी में एक बहुत बड़ी कड़ी है, वहाँ हम जाके आए हैं। वहाँ आप सबको पता होगा, आप सब तो यहाँ के पत्रकार हैं, आपको इसका जानकारी जरूर होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1935 में दौलताबाद किले में जा करके उसको देखना चाहते थे। उनके कुछ साथियों के साथ वहाँ जब गए तो अपने धूल हुए एक ट्रक टाइप गाड़ी में लोड करके गए थे। तो धूल साफ करने के लिए वहाँ एक छोटा सा वहाँ पॉन्ड बनाया होता, हाथ साफ किया। उस समय एक मुसलमान जेंटलमैन आ करके उन लोगों को अछूत करके बहुत बुरा भला और फिजिकली असॉल्ट करके बहुत ह्यूमिलेशन किया। तो बाबा साहब ने कहा कि आप लोग तो मुसलमान हैं, रमजान के समय में अछूत को आप लोगों ने क्यों इतना अपमान कर रहे हो? लेकिन उन लोग ने माना नहीं है। तो बाबा साहब बाद में अपने साथियों के साथ प्रोटेक्शन में वो किले को देखा है। बाद में बाबा साहब कहते हैं, लिखा है, बाबा साहब ने खुद लिखा है, किताब आप पढ़ चुके होंगे, कि जो हिंदू समाज में अछूत का व्यवस्था है वो व्यवस्था पारसी में भी है, वो ईसाई में भी है, लेकिन आज देखा है कि अछूत का, छुआछूत का ये बीमारी मुसलमानों में भी है। इसलिए जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, उसको सुधारने के लिए उसी जगह से प्राण लेकर के बाबा साहब निकले हैं। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से बातचीत करके वहाँ भी हम कुछ स्मारक बाबा साहब के नाम में खड़ा करने का सोच रहा है। कई चीजें हैं। महाराष्ट्र में हमारे जो वर्तमान में सरकार चल रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। उसके बारे में तो राज्य सरकार मंत्री जी हैं, सब लोग बोलेंगे ही, और मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी और अजित जी सब बोल रहे हैं। लेकिन मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट का साथी होने के नाते प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के मैं पूरा महाराष्ट्र में घूम रहा हूं। आपके माध्यम से फिर से मैं महाराष्ट्र की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि हम सबका साथ सबका विकास मंत्र लेकर के पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार को लेकर के काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। और छत्रपति संभाजी नगर में आप लोगों का बीच में मैंने कई चीजें देखा है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। यह बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर तो है ही, अजंता एलोरा केव सब यहाँ स्थित है और कई यहाँ पे केव्स है, उसका भी विकसित करना है। बहुत बड़ा ये सेंटर है। मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो यहाँ हाई कोर्ट का बिल्डिंग इनॉग्रेशन के लिए मैं आई थे कोविड के समय में। तो इस तरीके से मेरा बहुत पुराना लगाव है इस स्थान से, पूरे महाराष्ट्र से, और बीच बीच में मैं आते रहूँगा। जो मैंने यहाँ वादा किया है, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भारत सरकार का मेरे मंत्रालय से भी जो भी मदद देना है, हम भरपूर मदद करने के लिए तैयार है। आपको अगर कोई सवाल करना है तो संक्षेप में आप कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद किया गया उस नैरेटिव के बारे में बताने के लिए, मतलब आज आप जो है तो पूरा समय उस पर ले रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान जी, ये क्यों जरूरत पड़ी थी? वो जरूरत इसलिए पड़ा कि जो चोर है दूसरा को चोर बोल रहे हैं। संविधान को जिसने खत्म किया दूसरा को बोल रहे हैं संविधान खत्म करने वाले हैं। तो उसको सही मायने में लोगों तक तो पहुंचने के लिए मैसेज देना जरूरी है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने जो सवाल उठाया है,
हमारे वर्ग के लोग बहुत भोला भाला है, हमारे वर्ग के लोग बहुत सीधा साधा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान और बाबा साहब के दुश्मनों के कहने पर उनके बातों में विश्वास करके कई लोग, हमारे समाज के लोग ने पिछले चुनाव में समर्थन दिए हैं। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों को कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा बेवकूफ बनने का कोई जरूरत नहीं है। इतना साल हमको बेवकूफ बनाया, फिर हम क्यों बेवकूफ बनते रहेंगे? कि संविधान का दुश्मन संविधान का रक्षा करने का बात करते हैं। अगर संविधान को कांग्रेस थोड़ा भी अगर इज्जत करते तो बाबा साहब को सम्मान क्यों नहीं दिया? मोदी जी का आने तक इंतजार क्यों किया संविधान दिवस बनाने के लिए? संविधान के नाम में इस देश में कोई कार्यक्रम नहीं होता था। ये चीज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ये सबके सामने में है, फिर भी मुझे कहने का पड़ रहा है क्योंकि हमारे लोग गुमराह हो गए थे कुछ लोग, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। सर, इतना लोकसभा इलेक्शन के टाइम में इस बात का प्रचार हुआ, लेकिन वोट के रूप में तब्दील नहीं होगा। हाँ, अभी होगा ना, अभी विधानसभा चुनाव में होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखते रहिए, हम लोग इतना बेवकूफ नहीं है, हमारे समाज के लोग जाग गए हैं। अभी एक तरफ आप सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं और वक्त कानून बदलने की बात कर रहे हैं, इस तरफ देखते हुए मुस्लिम समाज आपसे नाराज नहीं होगा? नाराज नहीं है, मुसलमान हजारों लाखों मुसलमान आके मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। गरीब मुसलमान, महिला, मुसलमानों में जो पिछड़े वर्ग है वो आकर के मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी के नाम से लोग कह रहे हैं कि अब इंसाफ मिलेगा। अगर इस देश में मुसलमानों का गरीबी संख्या ज्यादा है, किसने गरीब बनाया मुसलमानों को? जिस पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, मुसलमानों को गरीब क्यों रखा? दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है, आपको मालूम है? दुनिया में, भारत का ही नहीं दुनिया में। इसमें कुछ लोग गुमराह कराते हैं कि नहीं रेलवे और डिफेंस का ज्यादा है। अरे भाई, रेलवे डिफेंस का जमीन जो है वो देश का है, वो थोड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्या आप लोग रेलवे में नहीं बैठते क्या? हजारों किलोमीटर रेल में बैठ के चलते हैं, तो रेल का जमीन, रेल का पटरी बिछा है, वो तो देश का संपत्ति है। वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा देश में है, तो गरीबों के लिए क्यों काम नहीं आ रहा है? लाखों करोड़ों का संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, मुसलमानों का उत्थान के लिए, उसका एजुकेशन के लिए, उसका हेल्थ केयर के लिए क्यों काम नहीं आ रहा है? हम जो वक्फ बिल लेके आ रहे हैं इसमें पूरा हम ऐसे प्रावधान डाल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है, वो गरीब मुसलमानों का काम आना चाहिए, महिलाओं का काम आना चाहिए, मुसलमान बच्चों के लिए काम आना चाहिए। जब वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं तो उसमें किसी का अधिकार, किसी का हक छीनना नहीं चाहिए। हमने बहुत साफ प्रावधान लेके आए हैं, अभी हमने जेपीसी को दिया है, और जेपीसी जब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट जब वापस आएंगे, हम इस पे बहुत सख्त कार्रवाई करके हर एक गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए हम जो कदम उठाए हम पूरा करेंगे। अपोजिशन चाह रही कि अपोजिशन तो चाहते हैं कि मुसलमान गरीब बने रहे, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना। हम मुसलमानों के रास्ते पे चलेंगे, हम कांग्रेस के रास्ते पे नहीं चलेंगे। मुसलमानों को उत्थान के लिए हम कदम उठाया है, कांग्रेस के कहने पर हम थोड़ी ना विश्वास करेंगे। तो इसलिए ये जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी और कुछ वामपंथी लोग चलाते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए। सवाल है, आप बोल रहे हैं कि मतलब हमने संविधान की बात बोली, फिर आपके ही लोग चुनाव के पहले कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे फुल मेजॉरिटी में तो संविधान बदल देंगे। आप शायद ये भाषण देख, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, संविधान का कितना बार संशोधन हो चुका है भारत का संविधान? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान डायनामिक है, उसमें अगर समय के अनुसार कुछ चीज बदलना है तो अच्छा के लिए बदलना है, लेकिन संविधान का मूल जो विषय है, जो उसका प्रियम्बल है, उसको किसने चेंज किया? कांग्रेस पार्टी ने किया ना। तो जो अच्छा के लिए संविधान में कोई भी, जैसे पंचायत लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया, या कोई और अच्छा चीज के लिए संविधान में और एडिशन करना है, वो तो करते ही है। संविधान का 100 बार से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। अभी आपने बनाया गया बहुत समस्या रखते हैं, लेकिन जब आपने अपनी बेबाक राय रखनी शुरू की तो तब आपको उस पद से हटा दिया गया। पद से हटाते नहीं, मैं कैबिनेट में हूँ। कैबिनेट में जो भी बैठते हैं ना वो सामूहिक होता है। लॉ मिनिस्टर से आपको
मिनिस्ट्री अरे छोड़ के कौन- मेघवाल जी को दी गई? अरे लॉ मिनिस्टर हो कोई भी मंत्री हो, मैं कैबिनेट मंत्री हूं, तो मैं तो एक सामूहिक फैसला लेते हैं ना। आप लोग को तो मालूम होगा कैबिनेट हैज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट एक बताया आदमी का जाता है नहीं कि होता। आपने कुछ राय ऐसी रखी थी तो उस कारण आपको अरे भाई आप इंडिविजुअल में क्यों जा रहे हैं भाई? कैबिनेट मंत्री होने के नाते हर विषय में हम हिस्सेदारी होते हैं। सर वक्फ का जो बिल है ये कब तक देश में लागू हो पाएगा, आपका कोई अंदाजा है? सरकार ने इसके लिए कुछ प्लान वर्कआउट किया है? अंदाजा क्या, मैं खुद ही वक्त बिल को रखने वाला इंसान आपके सामने में बैठा हुआ है। मतलब देश में इम्प्लीमेंट कब हो पाएगा? हम तो बहुत जल्दी उसको पास करेंगे और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े वर्ग है, बच्चे हैं, उनको इंसाफ दिलाने में हम ज्यादा समय नहीं लगेंगे, हम इसको जल्दी कराएंगे। चुनाव के टाइम साझेदारी क्यों नहीं दी जाती मुसलमानों की? उम्मीदवारी क्यों नहीं दी? मैंने कह दिया, मैं फिर से कह रहा हूं, आपके माध्यम से आप पूछ रहे हैं बार बार, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए? मुझे एक पॉइंट बताइए। मोदी जी कोई अच्छा काम करता है, वो सबको लाभ पहुंचता है। बैंक अकाउंट खोलता है, मुसलमानों को लाभ होता है। अगर हम वृद्ध पेंशन देते हैं, बुढ़ापा में अपना इलाज के लिए पैसा देते हैं, सबको मिलते हैं। गैस चूल्हा सबको मिलते हैं। गरीबों को घर बनाता है, सबके लिए है। मोदी जी ने जितना कदम उठाया उसमें क्या मुसलमान किसान नहीं होते हैं क्या? क्या उसमें मुसलमान युवा नहीं होते हैं क्या? मुसलमान महिला नहीं होते हैं क्या? सबको लाभ मिलता है। तो बताइए बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट मत दीजिए। 75 साल हो गए, पूरा मुसलमानों को गरीब बना के रखा है कांग्रेस पार्टी ने। महाराष्ट्र की मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटीज कम्युनिटी ये इनसिक्योर फील कर रही है पिछले 10 साल। इनसिक्योर कांग्रेस पार्टी फील कर रहे हैं, कोई नहीं है। अभी कांग्रेस की बात ये नहीं करना चाहिए क्योंकि 10 साल से आप केंद्र में सत्ता में। हाँ, तो माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट में आपने जो काम किया है उसके ऊपर आपने लोगों के सामने जाना चाहिए। वही तो विचार हूँ। आज मैं महाराष्ट्र में इसलिए आया हूँ, आज महाराष्ट्र में मैं किस लिए आया हूँ? वही बात बताने के लिए आया हूँ। तो वो वही चीज, वही बाबा साहब को क्यों हटाया गया, बाबा साहब किधर गए, इस चीज का पॉलिटिक्स करके और आपने आप फिर से कांग्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अब लग रहा है। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भारत में क्या दिया माइनॉरिटीज को, ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं? वो अभी जो मैं इतना बता रहा है, आप लगता है कांग्रेस से आप बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं। इतना देर से मैं बता रहा हूँ, हमने इतना काम किया है और करने जा रहा हूँ, वही तो मैं विरोध की बता बात रहा आ गई तो मैं कांग्रेस वाला बन गया। हूँ। कांग्रेस का इन्फ्लुएंस हो गया। पिछले 10 साल में आपने क्या किया है ये बताइए ना। दौलताबाद की घटना में एक मुस्लिम आदमी का वो बताया, हाँ, बताया हाँ। उसे वो तो सच है ना। सच है, बात ठीक है। उसमें बौद्ध और मुस्लिम में तो झगड़ा फसाद नहीं। हो जाएगा इस बात से। इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए वही तो बाबा साहब ने कहा कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। हिंदू जी आप सब बातें कर रहे हैं, फिर आपकी पार्टी के विधायक बोलते हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये क्या? अरे भाई, मेरा प्रधानमंत्री और मेरे साथी और मैंने बोला है क्या? काम कर रहे हैं, सब बातें जो कर रहे हैं हमारे पत्रकार हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रचार राठौड़ बोल। आपने क्या करना था? हो गया, क्या करना था? बाबा साहब जहाँ अलग-अलग रहते थे, लोग। आप शनिवार नीतीश रानी पे कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, आपका जो एमएलए महाराष्ट्र का, उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो होगा ना अभी राठौड़ तेरा आज साझा पत्रकार परिषद हुई है, उसमें नाना पटोले कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बयान दिया है कि साहू फुले अंबेडकर के महाराष्ट्र को मोदी शाह का महाराष्ट्र नहीं बनने। देखिए, आप हर आदमी क्या बोलता है वो मत पूछिए। क्या है कि मैं हर आदमी का जवाब देने के लिए नहीं आया है, मैं क्या करने वाला हूं वो बताने के लिए आया है। अब इस तरह का सवाल तो लाखों सवाल होगा, फिर तो हर दिन बोलते रहते हैं। इस देश में एक बीमारी फैल गया, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो कहते हैं कि उसको बोलने का आजादी नहीं है। तो इसलिए किस का जवाब देगा? 2014 और 2019 में जो बीजेपी और एनडीए के सांसद चुन के आए थे, उनका वोटों का चुन के आने का अंतर बहुत ज्यादा था। इस बार वो काफी कम है, काफी कम सीटों से जीतियां हारी गई है। नहीं, आप चुनाव, नहीं, आई जस्ट वांट टू आस्क, अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुआ ना। अभी चुनाव होगा। नहीं 24 सांगतोय मी, सॉरी लोकसभा सांगा मग. लोकसभा सांगा तुम्ही, विधानसभा लोकसभेचा अंतर खूप होता सर। 14 और 19 में, 24 में अभी तो बहुत फर्क हुआ।
सर 14 और 19 में क्या मुसलमान समाज बीजेपी के साथ खड़ा था, इसमें आपको क्या लगता है, आपको कोई एनालिसिस है? हम मुसलमान हिंदू करके नहीं देखते हैं, सबका साथ सबका विकास, मैंने आपको सबको बताया, हम सबका समर्थन चाहिए। इसलिए मैंने बार बार बोला ना, जब हम कोई स्कीम चलाते हैं तो सबको लाभ मिल रहा है ना। 10 सालों में आप सबको मालूम है कि इस देश में कितना तेजी से विकास हुआ है, आपको मालूम है। अगर आप अच्छा हाईवे को रोड नहीं मानते हैं, उसको अच्छा विकास नहीं मानते हैं, घर में आपका अच्छा सुविधा आ गया, गरीबों का घर बना रहा है, उसको आप उसको डेवलपमेंट नहीं मानते, तो फिर क्या है डेवलपमेंट? कि हमारा तरफ से ये है कि हम सब तक पहुंचना है। हम जो क्लैरिफिकेशन शुरू में बोला वो तो इसलिए कि वो दुष्प्रचार किया, उसको दूर करना जरूरी था, तो मैंने उसको क्लैरिफिकेशन दिया है कि दुष्प्रचार को हमने अभी साफ करने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस का अभी अस्तित्व काफी नहीं वक्त रहेगा। लगा है फिर, यानी 10 साल लग गए काम करने। अभी मैं बोल रहा हूँ 10 साल में तो हमने जो काम किए हैं लोग ने तारीफ किया है। अभी पिछली बार चुनाव में थोड़ा सा ये लोग ने गुमराह किया है। अभी एक और एक सवाल है, अभी जो इलेक्शन हुए- एक मिनट, ये तो लास्ट क्वेश्चन है, विकास लास्ट। सर जी, अभी जो इलेक्शन हुए नहीं, आपका हो गया ना, वो जो नहीं पूछा। कांग्रेस वाला नहीं इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। अरे लास्ट नया नया कोई ये कांग्रेस वाला नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस से इन्फ्लुएंस प्रभावित हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसके दिल में अपन है। एक जो जिसने नहीं पूछा। नया नया बाबा सिद्दीकी। मैं तो अभी मुंबई में गया नहीं है, पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी घटना मौत होते हैं या कत्ल होते हैं, तो ये तो सब, इसका तो खंडन सबको करना ही चाहिए। और वो एक नेता है, वरिष्ठ नेता है एक पार्टी का, वो नहीं हो भी हर एक इंसान, एक भी नागरिक का मृत्यु होता है तो वो तो सबको चिंता होता ही है। सर एक आखिरी सवाल, आप सारा देश जानना चाहता है, आप भी पूर्वोत्तर से आते हैं, मणिपुर की जो समस्या है उस पर कई सालों से, कई दिनों से मणिपुर का जवाब देने में समय लगेगा। विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री उस पर बयान नहीं दे रहे। आप यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में बैठ करके ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए कम से कम 20 मिनट लगेगा। ये जो आप बता रहे हैं उसको मैं जवाब 20 मिनट लगेगा, तो उसका हम अलग से बोल सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जहाँ रहते थे 10 साल लगभग रहे हैं, कैंटोनमेंट है, आज वो घर, क्योंकि वो कैंटोनमेंट एरिया में है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं जब घर में गया उसमें रहने वाले से मैंने बात की, वो रेंट में रह रहे हैं, टूटा फूटा बहुत बुरी हालत में है, और एक परिवार रह रहे हैं उसमें, तो उससे मैंने बात किया है। और हम सोचते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री से हम बात करेंगे और उस घर को किसी भी तरीके से हम एक स्मारक के रूप में बनाना चाहते हैं। तो वो एक हम सब्जेक्टिव है, डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ जरूर कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि इतना साल बाबा साहब वहाँ बैठ करके काम किए हैं, यहाँ मिलेनियम कॉलेज वगैरह इस्टेब्लिश किए हैं, तो उस घर का हालत बहुत खराब है। सर कराड़ साहब को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा फिर से? बीजेपी में सब बराबर है। सरकार काय केलं या विषयावर जरा बोलतो ना मी। साहेब, तुम्ही विचार की सरकार ने क्या किया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो लंदन में जहाँ पे वो रहते थे, वो घर आज भारत सरकार, मतलब महाराष्ट्र की सरकार ने वो लेके वहाँ पे आज एक जो बच्चे पढ़ने को जाते हैं उनके लिए एक अभ्यासिका शिक्षा भूमि बनाई हुई है। उसी तरीके से इंदू मिल का जो बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक था, उसका भी काम बीच में 2.5 साल बंद था। आप उनको कभी सवाल नहीं पूछे कि 2.5 साल क्यों नहीं किया। हमारी सरकार फिर से आके फिर से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने पहले मीटिंग में उसको 500 करोड़ रुपए फिर मंजूर किए। ऐसे अनेक विषय, आज लाडली बहन करते हैं, उसमें कोई हम सेपरेट नहीं करते, कोई मुस्लिम है क्या दलित है। आज हम घरकुल की योजना, आज मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से घरकुल की योजना है, पंतप्रधान आवास योजना है, ये सारे हमारे, आज हमने कम से कम 5 लाख घर बांटे हैं। हमने कभी कोई मुसलमान कोई दलित नहीं, कुछ लोगों ने सवाल पूछते टाइम ऐसा पूछा कि मुसलमानों को, तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। आज हमने घर बांटते टाइम अभी हमने शोलापुर में 15,000 घर बांटे, 15,000 में 11,000 मुसलमान है। रेनगर में, शोलापुर में हमने 15,000 घर अभी बांटे, और 15,000 के मार्च में माननीय पंतप्रधान जी के हाथ से ही वो बांटे गए, उसमें से 11,000 मुसलमान है। ये आपके लिए है,
आपको बता आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है, हमारी सरकार कोई भी ऐसा कोई मुसलमान है, कोई दलित है, ये इसका नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो हम 13,000 मतलब 15,000 में से 11,000 घर मुसलमानों को नहीं देते। हम दिया ना, क्यों दिया हमने? फिर भी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। वो विषय अलग है। आप जो बोले कि मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे, मैंने उसके लिए वो जवाब दिया और दलितों के लिए। इसमें कोई